नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का किया उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन कचरे से हर दिन बनेगी 15 मेगावाट बिजली। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन आज। हेमंत सोरेन के हलफनामे को लेकर गरमाई सूबे की सियासत। भाजपा का सवाल, 5 साल में कैसे बढ़ी 7 साल उम्र। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर वक्फ को गलत कामों में पनाह लेने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस राज में गरीब किसानों की जमीन नहीं हड़पने देंगे। छठ से पहले यमुना में जहरीली झाग को लेकर भाजपा के निशाने पर दिल्ली सरकार। महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। इसरो की देश को बड़ी सौगात। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू। मिशन में पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर होगी जांच। और अब विस्तार से समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नामांकन वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशी की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल नामांकन में सर्वाधिक नॉमिनेशन धनवार और बोकारो सीट पर हुआ है, जहां 27 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासी बवाल उफान पर है। विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के समय हेमंत सोरेन ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में उनके नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। अब उनकी उम्र पर विवाद हो गया है और भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। जेएमएम का मतलब ही बन चुका है झोल, मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया। अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है। एफिडेविट में भी करप्शन है। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है। एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। ये जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि 5,22,739 पुरुष मतदाता, 4,69,96,279 महिला मतदाता और 6,101 तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता पुणे जिले में 88,49,590 मतदाता पंजीकृत हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। शेलार ने आरक्षण पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगी। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है।
ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। और गुजरात में अहमदाबाद के पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। आपको बता दें कि ये प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे को संसाधित करके प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस राज में वक्फ को संरक्षण देने और गरीब किसानों की जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक संस्थाओं जिनमें वक्फ से संबद्ध नहीं है के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भाजपा नेता के बयान को गलत करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हावेरी के जिला पंचायत CEO द्वारा पारित आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है। वक्फ कमेटी में जिला पंचायत CEO of Haveri, he has passed an order even to take over the position of the Hanuman temple and Durgava temple. Waqf people, authorities have gone to take over the position. Naturally, people have resisted. They have opposed it. After that, police have gone there. Police have filed the FIR on Hindus, people who are there for more than 60-70 years. They are trying to vacate them. They want to take over the position of the Hanuman temple. इसरो ने एक बार फिर देश को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़े मिशन की शुरुआत की है। जी हां, इस बार इसरो लद्दाख के लेह में पहले एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत करेगा।
बताया गया है कि ये मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAK स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे के सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में ऐसा स्थान तैयार करेगा जो कि दूसरे ग्रह की स्थितियों जैसी होगी। इसके जरिए इसरो पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां परखेगा। आपको बताते हैं दरअसल एनालॉग मिशन होता क्या है। इसरो ने लेह में जो पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है वो अपने आप में बड़ा प्रयोग है। अंतरिक्ष की भाषा में एनालॉग मिशन किसी असली मिशन की नकल की तरह है। इसके तहत वैज्ञानिक कुछ ऐसी जगह चुनते हैं जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा हो। इन जगहों को बाद में तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि ऐसी ही जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वालों की ट्रेनिंग कराई जा सके। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना है। ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा है कि उत्तर भारत में आज भी सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक है। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। 3 नवंबर के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर और पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आने की संभावना है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आज भी जैसे रिकॉर्ड कल का टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो आज भी आपका 3 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 3 नवंबर तक खास चेंज होने की संभावना नहीं है, मगर तेज़ हवाएं चलेगी और जैसे आज भी आपका विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चल रही है, आज तो चलेगी, कल से विंड्स थोड़ा वीकेंड करेगी। मगर 3 तारीख के बाद से हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलते टेम्परेचर्स में खास गिरावट आएगी। खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री का फॉल होने की संभावना है 3 तारीख रात से 4 तारीख और 5 तारीख को। दिल्ली में आज सुबह होते ही हर जगह सिर्फ प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। अगर कोई इंसान सांस का मरीज है तो वो घर से बाहर ही ना निकले क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली NCR की हवा गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। कई जगह तो AQI 350 को पार कर गया है। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया। वहीं अशोक विहार में AQI 384, अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में 394 दर्ज किया गया। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट बढ़ गया है। कालिंदी कुंज में एक बार फिर से यमुना नदी में जहरीला झाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे छठ का पर्व करीब आ रहा है, यमुना नदी का प्रदूषण स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने आज तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी धन दिया, उसे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देबरॉय का आज सुबह निधन हो गया। विवेक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। विवेक देबरॉय 69 साल के थे। मेघालय के शिलोंग में जन्मे विवेक देबरॉय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। देबरॉय ने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से आगे की पढ़ाई की। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपये का इजाफा
हो गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1802 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 1740 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के मुताबिक कोलकाता में अब इस सिलेंडर की कीमत 1911 रुपये 50 पैसे और मुंबई में 1754 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1964 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने गुरुवार को अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक BSF इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरोपल गांव से सटे एक खेत से एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा BSF के जवानों ने अमृतसर जिले के धनोई कला गांव के पास एक खेत से एक संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। अमेरिका में चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी हमले तेज़ होते जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने प्रशासन के तहत वो हिंदू अमेरिकियों को बचाने के साथ साथ कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे का विरोध करेंगे। भारत के साथ संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज़ हो गए हैं। अमेरिकी चुनाव से 5 दिन पहले उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मैडिसन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, इसीलिए आप लोग मेरे लिए मतदान करें। हैरिस ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अस्थिर बताया। हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं के बीच ट्रंप से सिर्फ 44% से 43% आगे हैं। आपको बता दें 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार सीमावर्ती शहर मेटुला के पास गुरुवार सुबह हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब के बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में किर्यत अता के हाइफा उपनगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। सभी मृतक खेतीहर मजदूर थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने एक बयान में हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने घोषणा की है कि उसने गुरुवार सुबह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। मिसाइल लॉन्चिंग कार्यक्रम में किम जोंग उन भी शामिल हुए। जापान और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की। जापान के रक्षा अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया ने सुबह 7:11 पर राजधानी प्योंगयांग के नज़दीक एक मिसाइल दागी है। मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में सुबह 8:37 गिरी। जापान की रक्षा मंत्री नागातानी जेन ने कहा कि लॉन्च की गई मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी उड़ान 1 घंटे और 26 मिनट की रही। इस वर्ष ये 12वीं बार होगा जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है।
अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। अटलांटा और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है। अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, UAE, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब बात खेल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शुरू हुआ। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड का पहला विकेट डेवॉन कॉनवे के रूप में गिरा, जिन्हें आकाशदीप ने 4 पर LBW किया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का कमाल देखने को मिला, जिन्होंने कप्तान टॉम लैथम और उसके बाद रचिन रविंद्र का विकेट निकाल न्यूजीलैंड को ज़बरदस्त झटके दिए। न्यूजीलैंड के अगले 2 विकेट रविंद्र जडेजा के लिए जिसमें विल यंग का विकेट भी शामिल रहा, जो 71 रन बनाकर आउट हुए। इस मैच में भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। और भारत के खिलाफ खेले जाने वाली 4 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका ने 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है। साउथ अफ्रीका की T20 टीम में हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और केशव महाराज की वापसी हो गई है। जेराल्ड क्वेट्सी और मार्को यानसेन को भी टीम में शामिल किया गया है। 4 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 8 नवंबर को डर्बन में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को सीरीज के दूसरे टेस्ट में हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पारी और 273 रन से हराया। अफ्रीका ने श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। अफ्रीकी टीम अब पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ गई है।
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।